देखिए बात आती है बल विस्थापन ग्राफ। हम वर्क पावर एनर्जी यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 3, और कार्य शक्ति ऊर्जा इसका नाम है। और इसमें जो है वो फ्रिक्शन का चैप्टर हम देख चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा, और इसमें हम कार्य के देख रहे हैं। कल से स्टार्ट हुई है, ये यूनिट 3 है। तो बल विस्थापन ग्राफ हमें देखना है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम एक ग्राफ खींच दें तो उसे हम बल विस्थापन ग्राफ कहेंगे। जैसे मान लिया, सपोज करिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसे F फोर्स लगा करके, और हम अगर मान लिया सपोज करिए S डिस्प्लेसमेंट करवा देते हैं उसके अंदर, तो इसमें केवल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे आपको, और फोर्स से ये डिस्प्लेसमेंट होता चला जा रहा है। आपको जो है वो वर्क डन निकालना है सपोज। तो ग्राफ के थ्रू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ खींचना होता है। तो देखिए हम ग्राफ इसके बीच में अगर खींचें तो सिचुएशन बनेगी कि जैसे मान लिया सपोज करिए मैं एक तरफ डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, और या एक तरफ फोर्स ले लेता हूँ, दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, या इधर डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, इधर फोर्स ले लीजिए। तो अब मान लिया सपोज करिए हम स्टार्टिंग से चले यहाँ से, और स्टार्टिंग से चलने पे अब फोर्स की वैल्यू कैसी रहती है? जैसे 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 हम आगे बढ़ते हैं उस फोर्स की वैल्यू बढ़ती है, घटती है, या कांस्टेंट रहती है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से हमारे यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है केस फर्स्ट, यदि पूरी जर्नी है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में हमारा पूरा का पूरा फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। जैसे मान लिया सपोज आपने यहाँ से 5 न्यूटन लगाना शुरू किया, और 5 न्यूटन से चलाते 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 लास्ट यहाँ तक गए, तब भी 5 न्यूटन ही रहा। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्राफ ड्रॉ होगा हमारा वो ऐसा होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, और 5 न्यूटन स्टार्टिंग से हमारे पास वैल्यू रही, और कंटिन्यूअस 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन रही। तो हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो ऐसे केस में जो है हमारा जो ग्राफ होगा वो एस अक्ष के समांतर, एस अक्ष के समांतर, इसी के समांतर एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि आपका ग्राफ बदल रहा है, मतलब वैल्यू फोर्स की बदलती चली जा रही है, आपने शुरुआत तो 5 न्यूटन से करी, थोड़ी देर बाद ये 5.1 न्यूटन, 5.2 न्यूटन, ऐसे करते 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 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सपोज 7 न्यूटन हो गया। तो अगर हमारे पास सपोज इस तरह का फोर्स है जिसमें कि वैल्यू उसकी लगातार बदलती चली जा रही है, तो ऐसे केस में जब आप इसका ग्राफ खींचोगे, केस सेकेंड में जब इसका ग्राफ खींचोगे, यदि फोर्स जो है वो परिवर्ती है, मतलब जैसे जैसे मोशन हो रहा है वो फोर्स की वैल्यू बदलती जा रही है, तो उस केस में जो उसका ग्राफ आएगा एस इधर और फोर्स इधर, तो उस केस में वो जो ग्राफ होगा वो आपका वेरिएबल इस तरह से हो जा सकता है। शुरुआत 5 से हुई, खत्म 7 पे हुआ, फिर उसके बाद हो सकता है 7 से शुरू हुआ होता, कम होते होते इस तरह से ग्राफ हो जाता। कहने का मतलब यह है कि ऐसे केस में ग्राफ जो है वो आपका जिस तरह से वैल्यू बदल रही है उसके अकॉर्डिंग वो कर्व्ड लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ग्राफ जो है हमारा कर्व या वक्र होगा, वक्र रेखा के रूप में प्राप्त होगा। वक्र रेखा का मतलब ऐसी लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है के रूप में प्राप्त होगा। तो ये दो सिचुएशन जो है हमारी हैं। हमारा अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ इस तरह की वैल्यू कर लेगा, और अगर फोर्स हमारा वेरिएबल है तो फिर उस केस में ग्राफ इस तरह की वैल्यू लेगा। ये दोनों चीजें नोट कर लीजिए। ये हम जो यहाँ पे बता रहे हैं एक बार फिर से देख लीजिए। अब केस फर्स्ट है, हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ खींचना है। सिचुएशन इतनी है, वही काम हो रहा है कि हम बॉडी पे फोर्स लगा के उसे एस डिस्प्लेसमेंट चलवा रहे हैं। ठीक है ना, इतना करवा दिया। अब अगर आपका फोर्स 5 न्यूटन लगाया था वही था, यानी कि कांस्टेंट फोर्स के अंडर में आपने मोशन कराया होता, तो एस और एफ के बीच में जो ग्राफ आता तो वो ऐसा आता कि शुरुआत में 5 न्यूटन फोर्स है, उसके बाद थोड़ा चले 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 5 न्यूटन ही लगातार रह रहा है, तो आपका ग्राफ जो है वो एस अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त होती। अब यही सिचुएशन ऐसी है कि अगर एफ बदल रहा है, मान लिया सपोज करिए फोर्स आपका 5 लगाया और वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बॉडी, फोर्स बढ़ता चला जा रहा है,
5.1, 5.2, 5.3 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है और फाइनली जाकर के जब रुकती है बॉडी तो 7 न्यूटन हो जाता है। तो ऐसे केस में इसका फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होगा वो एक कर्व्ड रेखा होगा, वक्र रेखा के रूप में प्राप्त होता, मतलब यहाँ से कम और फिर धीरे धीरे यहाँ से कम, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आप तो देखिए उसकी वैल्यू फोर्स की बढ़ती चली जा रही है। अब आप ज्यादातर मोशन जो है इसी तरह के होते हैं। आप देखिए अगर कोई पृथ्वी पृथ्वी है और पृथ्वी के पास कोई बॉडी आ रही है, मान लिया सपोज करो, तो अभी दूर है तो इसके ऊपर फोर्स मान लिया 20 न्यूटन लग रहा है। अब जैसे ही थोड़ा पास आ जाएगी तो डिस्टेंस जब कम हो जाएगी अर्थ से तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब फोर्स 21 न्यूटन हो गया, और पास खिसक के आया तो फोर्स जो है और बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा बढ़ा मानिए 22 न्यूटन हो गया, और पास आए तो 23 हो गया, और पास आए तो 24 हो गया। तो ऐसे केसेस में अगर हमसे कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क निकालो तो उस केस में फोर्स हमारा इसी रेंज में जाएगा। तो मैक्सिमम जो डेली लाइफ में रेंजेस जाती हैं वो इसी तरह की जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो केस बन जाते हैं। अगर या तो एफ कांस्टेंट है तो उस केस में फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इस तरह से आएगा, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो उस केस में फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इस तरह से आएगा। अब बात आती है कि इन दोनों सिचुएशन में इस ग्राफ से वर्क डन कैसे निकालेंगे। अगर मान लिया सपोज करिए आपको इस केस में वर्क डन निकालना है, किया गया कार्य निकालना है, तो देखिए किया गया कार्य होता क्या है। किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दोनों केस में मान लेते हैं इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लिया। तो अब आप देखिए अगर मेरे से ये कहा जाता है कि बॉडी ए पे थी, उसकी डिस्प्लेसमेंट ए पे था, फिर उसके बाद बी तक चलने में कितना काम किया, समझ रहे हैं आप, ए से बी तक जाने में कितना काम किया। तो यहां पर आप देखिए कि ए के करस्पॉन्डिंग और बी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं तो फोर्स कितना है इस दौरान फोर्स लगातार एफ यानी कि एफ बना हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। चलिए इसको डेल्टा एस ही मान लीजिए, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को अगर मैं डेल्टा एस कंसीडर कर लूं, इस वैल्यू को अगर मैं डेल्टा एस कंसीडर कर लूं, और ये इतनी अमाउंट देखिए फोर्स की हो गई जा करके, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स इंटू डेल्टा एस करता हूं तो एक तरह से मेरे को फोर्स के मतलब ये ए बी है, इसको सी डी मान लीजिए, तो यानी कि मुझे ए सी मिल जाता है ग्राफ में, और यहाँ पर कितना मिल जाता है, ए बी मिल जाता है। कहने का मतलब है ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक आयत हो गया, और इसके अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ इस तरह से हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधे ये वाला जो एरिया निकल के आ रहा है, कितना एरिया, ये जो इस तरह से निकल के आ रहा है एरिया, ये वाला, ये आपका वर्क डन कहलाएगा, क्योंकि ये लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो हो गई। इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी, ए बी डी सी ए, ठीक है ना, पूरा वहीं पे खत्म करेंगे जहां से स्टार्ट किया है। यहां से ए बी सी डी ए चला लो, ए बी डी सी ए, या फिर इधर से ए सी डी बी ए ऐसे चला लो। तो इस तरह से आपका रूल क्या बना, जाकर के रूल ये बना कि जब आपका फोर्स वेरिएबल है तो उस केस में किया गया कार्य, यानी कि किया गया कार्य क्या होगा, फोर्स अक्ष के नीचे जितना क्षेत्रफल है डिस्प्लेसमेंट अक्ष तक, वक्र के ग्राफ के नीचे का, ग्राफ के नीचे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। फिर से समझ लीजिए क्यों हो रहा है ये, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और ग्राफ में देखने से साफ साफ नजर आ रहा है कि फोर्स ये रहा और डिस्प्लेसमेंट ये रहा। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, सीधे सीधे लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है, इसका मतलब सीधे इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लो ग्राफ से, वो आपके वर्क के बराबर हो जाएगा। तो आपको एक्चुअल सिचुएशन या कुछ इस मतलब ही नहीं है, आप बस सीधे ग्राफ के नीचे का एरिया देखोगे और उसी से आपका जो है वर्क डन निकल आएगा। कंप्लीट करिए, यहां तक पहुंचिए, मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इसमें और ज्यादा दिमाग लगेगा आपका, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बता दीजिए मुझे क्लियर है कि नहीं। अब देखिए जब ग्राफ आपका वक्र रेखा के रूप में अगर मिल रहा है तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में आप सीधे तो नहीं काम कर सकते क्योंकि फोर्स बदलता चला जा रहा है, तो आप इसमें छोटी छोटी स्ट्रिप के रूप में काम कर सकते हो। बहुत छोटा सा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लूं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो अब आप देखिए बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट में आप फोर्स जो है वो लगभग लगभग कांस्टेंट मान सकते हो।
हालांकि ग्राफ, ये पट्टी मैं अलग से बना देता हूँ, ये पट्टी आपकी इस तरह से हुई और ये ऊपर की साइड जो है थोड़ी सी आपकी ये कर्व्ड हुई जा करके। तो अभी तो आपको कर्वनेस नजर आ रही थी, उससे कम कर्वनेस यहाँ पे नजर आ रही है क्योंकि हमने चौड़ाई इसकी कम कर दी है। तो अभी ये स्ट्रिप जो है वो पूरा का पूरा आयत तो नहीं है, रेक्टेंगल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर कर्व है। लेकिन आप इमेजिन करो कि जब आप इसको और पतला और पतला और पतला और पतला कर दोगे तो उस केस में ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल मानी जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम भी अगर आप एरिया निकालोगे यानी कि वर्क डन निकालोगे तो वो बिल्कुल यही सिचुएशन मिलेगी जा करके कि मतलब इस रेक्टेंगल का, इस छोटी सी जो स्ट्रिप है, इसको हम नाम देंगे का, इसी स्ट्रिप का जो एरिया निकलेगा वही इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कहलाएगा। तो अगर हम छोटे लेवल पे जाके देखें तो पतली 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 स्ट्रिप मानोगे तो वो रेक्टेंगल ही कहलाएंगी। और जब आप उनको ऐड करोगे तो ऐड करने पे फिर जैसे मान लिया सपोज करिए आपने यहाँ से यहाँ तक ऐड किया, तो ऐड करने पे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आओगे तो फिर आपको जैसे ये पहली वाली स्ट्रिप थोड़ी छोटी मिलेगी, दूसरी वाली थोड़ी बड़ी 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 बड़ी, ऐसे करके 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 फाइनली आप जब बोलोगे तो यही बोलोगे कि कितना एरिया, मतलब कितना वर्क डन हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो यहाँ से यहाँ तक के नीचे का एरिया जो होगा, यानी कि अगर हम नाम दें यहाँ पे, इसको सपोज करिए यहाँ पे ABCD, उसी तरह से तो जितना अब की बार कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब जो वक्र के नीचे का क्षेत्रफल है, कर्व्ड के पार्ट के नीचे का क्षेत्रफल है, वो आपका वर्क डन को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर भी वही है, ग्राफ के नीचे का एरिया वर्क डन को बताता है और वहां भी ग्राफ के नीचे का एरिया वर्क डन को बताता है। बस यहाँ पे वर्क डन निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ करके मिल जाता है, वहां पे वर्क डन निकालना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है ना। तो बात वहीं की वहीं फिर घूम फिर के आ जाती है कि इसके लिए भी आप यही सिचुएशन लिखोगे कि किया गया कार्य कैसे निकालेंगे। तो किया गया कार्य वक्र के नीचे के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है ना, बात वहीं की वहीं आएगी। बस इस केस में जो है वो रेक्टेंगल का एरिया सीधे डायरेक्ट निकल आएगा, उस केस में हमें जो है वो तरीके कुछ लगाने पड़ेंगे। इसमें भी मैं तरीके बता देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि हमारा आर्टिकल खत्म हो गया, लेकिन आप देख लो आगे चल के कैसी सिचुएशन मिलेंगी आपको इधर उधर फिजिक्स में भी कि दो सिचुएशन हो सकती है। कर्व में भी हो सकता है आपका फोर्स बदल रहा हो लेकिन वो फिक्स्ड पैटर्न में बदल रहा हो। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लिया सपोज करिए स्ट्रेट लाइन ही बन जाए, टेढ़ी बन जाए बस स्ट्रेट लाइन, लेकिन हो स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लिया एक ग्राफ, वेरिएबल फोर्स का ग्राफ ऐसा बन सकता है कि आपका ग्राफ सपोज इस तरह से आया, तो अब इसके नीचे का एरिया निकालने में दिक्कत नहीं है। क्यों? इसके नीचे आप देखो कितना एरिया है, ये मिला दिया आपने, और अब ये देखिए आपका क्या बन गया, ये एक ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम मतलब इसको क्या कहते हैं, कुछ नाम इसका होता है हिंदी में, ठीक है ना। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब समांतर जो भुजाएं हैं उनका सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इनटू समलंब चतुर्भुज, कुछ ऐसे बोलते हैं शायद, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इस तरह से इसका फॉर्मूला लग जाएगा और एरिया निकल आएगा। और अगर आपको ये फॉर्मूला भी नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, यहां से इसको मिला दो, अब इसका ये ट्राइंगल का एरिया लेंथ हाफ बेस इनटू हाइट ये निकाल दो, और ये रेक्टेंगल नीचे आ गया। तो एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, इनके एरिया निकाल के ऐड कर दोगे तो भी एरिया आ जाएगा। तो अगर आपका फोर्स वेरिएबल है और लेकिन वो एक कांस्टेंट पैटर्न में बदल रहा है स्ट्रेट लाइन वगैरह में, तो आप उसके नीचे का एरिया निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका ग्राफ इसी तरह का है कि जो कर्व्ड है इस तरह, तो फिर उसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है ना। छोटे से डिस्प्लेसमेंट में लेते हैं ds में, उसके दौरान हम फोर्स कांस्टेंट मान सकते हैं, तो F इंटू ds छोटा सा वर्क डन हो जाता है। ध्यान दे लीजिए, ये चीजें आपके पास फिजिक्स में बार बार आएंगी इधर उधर चीजों में, और फिर आपको जो है वो इनकी जरूरत पड़ा करेगी। तो इस टाइम इसको समझाना थोड़ा आसान है, फिर बाद में हमें जब इंटीग्रल भी सॉल्व करना पड़ेगा तो ध्यान आपका वहां चला जाएगा कि इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो ये चीजें, ये कैसे फॉर्मुलेशन होता है, किस तरह से प्रॉब्लम्स को सेटअप किया जाता है ताकि वो इंटीग्रल कर दें हम उसका या डिफरेंशिएशन कर दें, वो चीज फिर बच्चे मिस कर जाते हैं। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, बहुत छोटा सा, उस दौरान फोर्स जो है लगभग लगभग कांस्टेंट मान सकते हो, तो F इंटू ds करके छोटे से स्ट्रिप का वर्क डन निकल आएगा। और फिर जब पूरा वर्क डन निकालना है आपको A टू B, तो आप इसी F ds को इंटीग्रेट कर दोगे, कहां से कहां तक, A से B तक, और इस तरह से आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा।
तो कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो आप। वेरिएबल है तो अगर मान लिया इस तरह का है कि स्ट्रेट लाइन वगैरह इस तरह आ रही है तो एरिया फिर से निकाला जा सकता है नीचे का, यानी कि कार्य निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल इस तरह से कर्व है तो फिर आपका वो इंटीग्रेशन ही तरीका बचता है। तो इस तरह से ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है संरक्षी तथा असंरक्षी बल, यानी कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन इसकी पेपर में आ सकती है, आती भी है, और आपको तब उसमें समझाना पड़ेगा। छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन उसको ढंग से समझ लीजिए आप। देखिए मान लिया सपोज करिए, पहले हम कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक साथ डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। मान लिया सपोज करिए हम ए पॉइंट से लेकर के और बी पॉइंट तक गए, ठीक है ना। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट कराना स्टार्ट किया, और फाइनल डेस्टिनेशन हमारा ये है। फाइनल पॉइंट यहां से यहां तक जग गए हम, ठीक है ना। अब यहां से यहां तक जाने के दौरान ऑब्जेक्ट था हमारे पास, हमने उसके ऊपर एफ फोर्स लगाया और ये रास्ता तय किया हमने। तो अगर हम देखें कि वर्क डन कितना होगा तो W1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू ए बी, ये इस तरह से हो जाएगा वर्क डन। जो भी वैल्यू रहेगी कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए सपोज करिए एक दूसरा रास्ता हमने लिया, ए सी बी इस तरह से। इसके अलोंग जो वर्क डन है ये W1 है। मान लिया सपोज करिए जब हम इसके अलोंग गए तो मान लिया सपोज करिए वर्क डन W2 हुआ, और F इंटू, अब देखिए एकदम से हम कुछ तो नहीं कर सकते, जिस जिस तरीकों से भी निकाला होगा उस तरीके से वर्क डन निकाला होगा। और मान लिया सपोज करिए आपके पास W2 आ गया, तो ये पाथ 1 है ना, और ये आपके पास पाथ 2 है। फिर इसके बाद तीसरा एक रास्ता हम ऐसे ले गए ADB, और इस दौरान वर्क डन W2 हुआ। ये आपका रास्ता जो है वो पाथ 3 हो गया, तीसरा रास्ता हो गया, ये W3 आ गया। तो अब कंडीशन ये देखिए आप यहाँ पे कि अगर आपका तीनों वर्क डन जो आपने निकाले हैं यहाँ पे W1, W2 और W3, ये तीनों के तीनों वर्क डन अगर सेम आ जाएं, मतलब रास्ते का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, ठीक है ना। अगर ये तीनों वर्क डन आपके सेम आए, यदि W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 है, तो उस केस में आपका जो है जो फोर्स लगाया गया है ये फोर्स आपका कंजर्वेटिव कहलाता है, यानी कि संरक्षी बल कहलाता है। और अगर ऐसा नहीं तो वो जो फोर्स आपने लगाया है वो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है, यानी कि असंरक्षी बल कहलाता है। ठीक है, बात को ध्यान से समझिए, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं। आपने एक बॉडी को दूसरी बॉडी तक डिस्प्लेस कराना है कोई फोर्स लगा के, ठीक है ना। वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, ये कैसे चेक करेंगे, तो हम इसमें दो तीन रास्तों से ले जाकर देखेंगे। एक की लंबाई सबसे कम है, एक की उससे ज्यादा, एक की सबसे ज्यादा है। और अगर इन तीनों रास्तों से जो वर्क डन कैलकुलेट करें वो वर्क डन अगर सेम आ जाए, तो उस केस में फोर्स जो है हमारा कंजर्वेटिव कहलाएगा। और अगर वो फोर्स डिफरेंट डिफरेंट आए तीनों केसेस में, तो हमारा फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव यानी कि असंरक्षी हो जाता है। तो इसका मतलब संरक्षी बल की खासियत ये बनी कि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर, जिस रास्ते से गए हैं उस पर निर्भर नहीं करता है। और जबकि असंरक्षी बल की क्या खासियत बनी, किया गया कार्य जो है वो पथ पर निर्भर करता है। तो डेफिनेशन यहीं से निकल के आती है, यही बेसिक डेफिनेशन है कि ऐसा फोर्स जिसके अंडर में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, नहीं करता है, तो ऐसा बल जो है वो आपका संरक्षी बल कहलाता है। और अगर मान लिया सपोज करिए किया गया कार्य जो है वो फोर्स के अंडर किया गया कार्य पथ पर निर्भर करने लगे, तो फिर वो आपका असंरक्षी बल कहलाता है। बेसिक डेफिनेशन तो ये है, आप इसे नोट कर लीजिए हल्का सा, और बुक से फिर बाद में इसके नोट्स बनाना शुरू करिएगा। आप इतना क्लियर हो जाएं तो फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स वगैरह बता दूं कि कहाँ कहाँ पे
डेली लाइफ में ये चलता है। और कुछ एक दो बातें और बता दूं। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स के, बाद में फिर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जितने भी आपके सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल फोर्स मतलब केंद्रीय बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, चुंबकीय बल है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सारे फोर्सेस जो हैं वो आपके कंजर्वेटिव होते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। इसके एग्जांपल हो सकता है गुरुत्वीय बल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जैसे दो चार्ज के बीच में लग रहे हैं, है ना, इस तरह के फोर्स, कूलम्स लॉ जो जैसे दिया जाता है। ग्रेविटेशन फोर्स जैसे आपका न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ से दिया जा रहा है, जी इक्वल टू एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस तरह से ये चीजें। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लिया सपोज करिए आपको इतनी हाइट पे जाना है, एच हाइट पे जाना है, ठीक है। और एक तरीका ये है कि आप सीधे ऊपर चढ़ के चले जाओ, और एक तरीका है कि आप जो है वो सीढ़ियों से चलो। तो एक सीढ़ी, दो सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी में आप यहां तक पहुंच जाते हो। ध्यान दीजिए, हम गुरुत्व बल के अगेंस्ट में चलना चाह रहे हैं, एच हाइट पे जाना चाह रहे हैं। एक तरीका है मैं सीधे लिफ्ट से चढ़ जाऊं, और एक तरीका है मैं सीढ़ियों से चढ़ के जाऊं। तो देखिए रास्ते पे, पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हो, इस लेवल से इस लेवल तक जा रहे हो, तो अगर आप चाहें इस यहां से ऐसे करके ये चले जाओ तो भी बात बराबर, मत, और यहां से आप ऐसे ऐसे करके चले जाओ तो भी बात बराबर है। सोचने में ये आएगा आपको दिमाग में कि ये वाला रास्ता तो छोटा है और ये वाला रास्ता तो इतना सारा लंबा है, लेकिन वर्क डन सेम कैसे होगा? तो वर्क डन सेम रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे रहेगा। जैसे मान लिया सपोज करिए कोई बॉडी है, तो उसका वेट mg नीचे काम करेगा। आपको अगर इसे ऊपर उठाना है तो इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके आप चला पाओगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स mg और इंटू कितनी हाइट, कितना डिस्टेंस ले जाना, इंटू h। तो ये वर्क डन जो है आपका इस वाले रास्ते में, ये इतना वर्क डन आ गया। अब मान लिया सपोज करिए सीढ़ी जो बनाई है आपने, इस स्टेप की हाइट h1 है, और इस स्टेप की हाइट h2 है, और इस स्टेप की हाइट h3 है। इसका मतलब यह है कि h1 h2 h3 मैं तीनों ऐड कर दूं तो पूरी h हाइट आ जाएगी। यही तो तोड़ा इसका। ये देखिए h1 हाइट इतनी है, h2 हाइट इतनी है, और h3 हाइट इतनी है, यानी कि ये तीनों बराबर, मतलब तीनों को ऐड कर दूं तो h के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, अब यहां से ले जाना शुरू करते हैं। mg वेट है, मैं h1 हाइट तक ले गया, तो इसमें कितना वर्क डन निकलेगा? ये आपका निकलेगा mg इंटू h1 निकलेगा, प्लस अब यहां से यहां तक जब जाओगे, तो यहां से यहां तक जाने में देखिए मैंने कल बताया था आपको कि वेट mg नीचे काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहा हूं, थीटा 90 हो गया। कुली वाला एग्जाम्पल हो गया ये। तो कुली वाला अगर ये एग्जाम्पल हो गया, तो इसका मतलब इसमें वर्क डन 0 रहेगा। उसके बाद जब यहां से यहां ले जाओगे, तो फिर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि mg h2 हो जाएगा। फिर जब यहां से यहां ले जाओगे, तो फोर्स तो नीचे लग रहा है या ऊपर लग रहा है या जो भी है, और वर्क डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 90 डिग्री पे हो रहा है, तो इसका मतलब फिर 0 वर्क डन हो जाएगा। और तीसरे पार्ट में जब ले जाओगे, तो प्लस mg h3 हो जाएगा। अगर आप यहां से mg कॉमन ले लो, तो h1 प्लस h2 प्लस h3, और h1 प्लस h2 प्लस h3 होगा क्या? यानी कि mgh। वही चीज आ गई जो वहां से आ रही थी। समझ रहे हैं आप? सेम चीज को इशारा कर रहा है, ये भी वही बराबर है, बराबर है। इसका मतलब मैं चाहे छोटे रास्ते से जाऊं, मैं चाहे लंबे रास्ते से जाऊं, दोनों केसेस में वर्क डन सेम है। इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ऐसा फोर्स जिसके अंडर में वर्क डन हमेशा पथ से फ्री रहे, रास्ते से मुक्त रहे, कितना लंबा भी रास्ता हो, कैसा भी रास्ता हो, वर्क डन अगर इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट सेम है, तो वर्क डन कांस्टेंट रहे, ऐसा फोर्स हमारा कंजर्वेटिव रहता है। आपने देख लिया आप एग्जाम्पल्स का, मुझे बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखिए मैं दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, ये वाला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल होते हैं आपके, जैसे आपका घर्षण बल हो गया, ठीक है ना, या श्यान बल हो गया। श्यान बल मतलब लिक्विड्स के अंदर श्यान बल बोलते हैं, और सॉलिड्स में जो लगते हैं उसे घर्षण। मतलब कहने का मतलब है डिसिपेटिव फोर्सेस होने चाहिए, यानी कि जो हमेशा गति का विरोध करते हैं, उन बलों की अगर हम बात करें,
तो उसमें जो वर्क डन होगा वो आपका रास्ते पर निर्भर करता है, पथ पे निर्भर करता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर ही ले जाइए आप। जैसे मान लिया सपोज करिए इसमें आप यहाँ से इसको ले जाते और सपोज करिए दीवार पे रगड़ते हुए ले जाएं, तो रगड़ने पे जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन होगा, देखिए आप यहाँ पर रगड़ेंगे इतना कम रास्ते पे, और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में आपको यहाँ भी रगड़ना पड़ेगा, यहाँ भी वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस तो यहाँ पे है ना, सरफेस यहाँ पर भी है, सरफेस यहाँ पर भी है, सरफेस यहाँ पर भी है, सरफेस यहाँ पर भी। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर वर्क डन करोगे आप यहाँ से यहाँ तक, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपको यहाँ पे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पे कम करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता वहां पे कम है और रास्ता यहाँ पे ज्यादा है। जैसे आप ये सोचिए, जो मैं कि यहाँ से चले यहाँ तक, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को जरा देखिए, यहाँ से चले यहाँ तक, ठीक है ना, और यहाँ से चले दूसरे रास्ते से यहाँ तक, तो इस टाइम पे वर्क डन जो है अगर फ्रिक्शन के अगेंस्ट हो रहा है तो दोनों अलग अलग होंगे वर्क डन, ये वाला ज्यादा होगा। आप खुद ही सोचिए, मेरे मार्कर की इंक यहाँ से यहाँ तक कम खर्च होगी और यहाँ से यहाँ तक ज्यादा इंक खर्च होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। रास्ता बिल्कुल अलग अलग है, जितना लंबा रास्ता ले लोगे आप, अब जैसे चौक से लिख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, तो चौक यहाँ से यहाँ तक घिसी, ठीक है, अब एक बार यहाँ से यहाँ तक घिसेगी तो ज्यादा नहीं घिस जाएगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे और लंबे रास्ते से और ज्यादा घिसेगी। तो इसलिए जो ऐसे फोर्सेस हैं जिनकी वजह से जो है वो जो हमारा वर्क डन है वो रास्ते पर निर्भर करता है, और रास्ते पर अगर निर्भर करता है, कार्यपथ पर निर्भर कर रहा है, तो इसलिए ये सब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की रेंज में आते हैं, यानी कि असंरक्षी बल के अंडर में आते हैं। कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड नहीं होते, सही, और नॉन कंजर्वेटिव जो है पाथ पे निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास, डेफिनेशन एग्जाम्पल्स हमारे पास गुरुत्वीय बल, विद्युत बल, ये सब हो गए, उसमें फ्रिक्शन और विस्कस फोर्सेस हो गए, ठीक है ना। कोई इंग्लिश मीडियम का है तो वो लिख ले, ये फ्रिक्शनल फोर्सेस और ये आपके विस्कस फोर्सेस, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। एक प्रॉपर्टी मैं और बता देता हूं आपको, ठीक है ना, इन दोनों के बारे में। उस तरह से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, किसी किसी बुक में हो सकता मिल जाए तो आपको वो नई न लगे डेफिनेशन, इसलिए मैं इसको बता देता हूं। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स की एक खासियत और है कि एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है, जबकि यहां पर नॉन कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी होती है एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। पूर्ण चक्र क्या हुआ, शून्य कैसे हो जाएगा, नहीं कैसे होगा, मैं इन चीजों को एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे मान लिया सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट को आप यहां से और h हाइट पे ले गए, ठीक है ना, तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले गए होंगे, तो अगर मैं कहूं गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया, तो देखिए गुरुत्व बल नीचे, वो वेट नीचे काम कर, भेजा ऊपर रहे हो, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, इसका मतलब थीटा 180 हुआ, इसका मतलब यहां से यहां तक थीटा 180 है, तो इसका मतलब किया गया कार्य नेगेटिव हो जाएगा। चलिए यहां से वहां पहुंच गए, अब लेकिन जब वहां से नीचे आओगे तो इसका मतलब अब गुरुत्व बल नीचे काम कर रहा है और ला भी नीचे रहे हो, तो थीटा 0 होगा, इसका मतलब वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। तो आप देखिए, मैं नीचे से ऊपर जाने में मुझे दिक्कत हुई, ले जाने में वर्क नेगेटिव था, और ऊपर से नीचे आने में वर्क खुद ही हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव। तो इस वजह से हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अगर हम टोटल वर्क देखें, ए से बी तक गए, बी से फिर ए तक लौटे, तो ए टू बी में वर्क डन जो है वो आपका नेगेटिव, ए टू बी में वर्क डन आपका नेगेटिव हुआ, और बी टू ए वापस आने में वर्क डन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, उतना ही नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। यानी कि ए से ए तक वापस जब आए, पूरा ए से ए पूरा कंप्लीट हो गया हमारा राउंड, तो आप टोटल देखोगे तो टोटल यहाँ पे जितना पॉजिटिव उतना टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। तो एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है, मतलब जहां से गए जहां तक, और फिर वापस लौट के जब आप उसी पॉइंट पे आ जाओगे, इनिशियल पॉइंट पे, तो उस केस में आपका वर्क डन 0 हो अगर है, तो आपका वो फोर्स कंजर्वेटिव है। मतलब यहां से यहां जाने में आपको अगर काम करना पड़ा, तो यहां से यहां तक आने में मिल गया, बात बराबर हो गई, पूरा किस्सा खत्म हो गया। समझ रहे बात को आप?
लेकिन इसके अंदर फ्रिक्शन के अंदर जो है किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। क्यों नहीं शून्य होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मार्कर का एग्जांपल देखिए, या चौक का एग्जांपल देखिए। चौक से ब्लैक बोर्ड पे मैंने ऐसे और फिर वापस में इसी के ऊपर फिर लाइन खींची, तो देखिए ये लाइन और गहरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप उस बॉडी को या जैसे सरकाते हुए ले जा रहे हो, यहां से यहां तक ऊपर एच हाइट पे दीवार पे सरकाते हुए ले जा रहे हो, तो जब आप ऊपर ले जा रहे हो तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा, तो आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। और जब आप ऊपर से नीचे लाओगे तो फ्रिक्शन ऊपर लगने लगेगा, क्योंकि गति का विरोध करेगा ये, तो ऊपर लगने लगेगा, तो फिर से आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। तो यहां भी ले जाने में अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है, ऊपर से नीचे लाने में भी अगेंस्ट में ही काम करना पड़ रहा है, तो वर्क डन फिर ऐड हो जाएंगे, जीरो नहीं होंगे। इसमें जैसे आपको, जैसे आप ऐसे समझो कि जब पुल पे चढ़ते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन पुल से नीचे उतरते हो तो आराम होती है। तो सेम लेवल पे अगर आ गए आप, चढ़ने में दिक्कत हुई लेकिन आपको कभी ना कभी आराम तो मिलेगा जब आप नीचे उतरने लगोगे। जैसे यहाँ से पहाड़ पे जा रहे हो टहलने के लिए, तो जाते टाइम तेल जो है आपका ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप चढ़ाई पे जा रहे हो। लेकिन जब आप उतरोगे तो कम तेल लगेगा, तब तो आराम होगी। पैदल चल रहे हो तो भी यही बात है। यानी कि अगर आपको एक प्रोसेस में वर्क करना पड़ा तो दूसरे प्रोसेस में अपने आप मिलेगा। वो ओवरऑल मिला के बात खत्म हो जाएगी, टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा पूरे चक्र में। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन, आपके जूते, अगर हम जूते घिसे इसकी बात करें कि आप पहाड़ी पे चढ़ते चले जा रहे हो, आपके जूते घिसे, तो पहाड़ी से नीचे उतरते टाइम जूते वापस अच्छे नहीं हो जाएंगे, वो वापस उतरते टाइम भी जो है थोड़े और ही घिसेंगे। तो इसलिए पूरे चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क डन करना पड़ा तो लौटने आने में भी और करना पड़ेगा, आपको डबल वर्क हो जाएगा फ्रिक्शन के अंडर में। तो एक डेफिनेशन हमारी ये भी बनती है असंरक्षी बलों की, कि ये जो है वो एक पूर्ण चक्र में इनके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। कंजर्वेटिव का मतलब डेली लाइफ में होता है, जैसे पुराने लोगों को कह देते हैं ना कि बूढ़े बड़े लोग कंजर्वेटिव होते हैं, कि रात अंधेरा होते ही पहले घर आ जाओ, ये हो कर लो वो कर लो। तो पुरानी परंपराओं को मानने वाले, या इस तरह का होना चाहिए उस तरह का होना चाहिए, नियम कानून लगाते रहते हैं। तो कंजर्वेटिव का मतलब है जो अपनी चीजों को संरक्षित करके रखे, जो अपनी चीजों को सहेज के रखे, संजो कर रखे उन चीजों को। तो वही यहाँ पर है कि वर्कडन जो है आपका, वो उसने कंजर्व कर रखा है कि हाँ वर्कडन इतना ही होना है। आप चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे उस रास्ते से जाओ, चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, तो ये कंजर्वेशन है। यहाँ वर्क डन हमारा कांस्टेंट रह रहा है। तो नाम इसका क्यों पड़ा उसका भी मतलब समझ लीजिए, उससे भी डेफिनेशन और अच्छी तरह से रट जाती है। बाकी हमने आपको मेन डेफिनेशन तो वही वाली है कि किया गया कार्य जो है पथ पर निर्भर नहीं करता, इसमें करता है। और ये अल्टरनेट डेफिनेशन हो सकते, आपको अगर थोड़ा ज्यादा नंबर में आ जाए तो आप ये भी समझा सकते हैं कि एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य इसके अंदर शून्य होता है, और उसके अंदर एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। ठीक है ना। इन चीजों का यूज कभी कभी कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ऐसा। एक्चुअली सिलेबस शॉर्ट में करने के चक्कर में पूरी तरह से कंसेप्ट हैं। तो इसलिए ये ऐसी चीजें हैं जो आपको डेली लाइफ में भी कहीं पे दिख सकती हैं, कहीं स्टडी करेंगे आप, ये आपको हो सकता है मिल जाए रास्ते में, कोई बुक्स में हो सकता है, आप ही की बुक्स में हो सकता है कि ये चीजें बताई गई हों। तो उस केस में जो है आपका वो छूटना नहीं चाहिए। तो अब आप इसे नोट कर लें। अच्छा, सीढ़ी वाला, ठीक ठीक, वो समझ लीजिए, वो इम्पोर्टेंट भी है आपका। मैं डिटेल में उसे ही समझा देता हूँ। सबका दिमाग यही सोचता है कि रास्ता भाई लंबा है तो ज़्यादा वर्क डन होएगा ही होएगा, लेकिन ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है कि कार्य जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए फिर से वो एग्जाम्पल मैं समझाने जा रहा हूँ, सीढ़ियों वाला एग्जाम्पल, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। उसको डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है दिमाग मतलब पहली बार में गले के नीचे नहीं उतरती है कि कार्य पथ पर निर्भर कैसे नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे पास जो है वो एक रास्ता, ये ए बी सी, ये इस तरह से है। एक बार आप क्या कर रहे हो, किसी बॉडी को सीधे ले जा रहे हो ऊपर। ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी दो केस हैं। कभी कभी तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल बताने के लिए क्या करते हैं कि जैसे mg वेट नीचे लग रहा है और इसको खींचने के लिए आपने mg फोर्स ऊपर लगाया, ऊपर ले जाने के लिए, तो वर्क डन, ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस mg को लेकर के और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं आप। और वर्क डन बाय मी, मतलब मैं ले गया उसको, तो वर्क डन बाय मी में mg, ये फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर है। कहने का मतलब है इसके द्वारा वर्क डन निकालोगे तो थीटा 180 पुट होगा, नेगेटिव आएगा। और वर्क डन बाय मी, मैं तो उसी डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, तो इसका मतलब इसके केस में थीटा 0 पुट होगा। समझ में आ रही बात आपको।
सिचुएशन है, क्या कहा जा रहा है, मेरे द्वारा किया गया कार्य तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैं तो ऊपर ले जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट फोर्स भी इधर लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, थीटा 0 आएगा, यानी कि अगर मेरे द्वारा वर्क डन निकाला जाए तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा mg, और डिस्प्लेसमेंट आपका सपोज h है हाइट, और कॉस ऑफ 0 यानी कि 1 +1 आ जाएगा। लेकिन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ये निकाला जाए तो वो कितना आएगा, W इज इक्वल टू mg इंटू फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ 180, तो कॉस ऑफ 180 करोगे तो यानी कि -1, तो -mgh, इसके अगेंस्ट में नेगेटिव आ जाएगा। तो बात यह है कि आप क्या निकालना चाहते हो, इस पे डिपेंड करता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये रहा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये रहा, जैसी सिचुएशन हो, ठीक है ना। तो सपोज यही वाला ले लेते हैं कि हम उस पे mg फोर्स लगा के इधर ले जा रहे हैं, तो ये टोटल वर्क mgh हो गया। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी तो यही होता है ना, स्थितिज ऊर्जा का, तो वही सिचुएशन है यहाँ पे। तो मैंने एक रास्ता W1 लिया, W मेरा E टू C डायरेक्ट जो करा, तो वो इज इक्वल टू आपका आ गया mgh। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब दिक्कत यहाँ आती है जो बच्चों को, वो ये आती है कि जैसे आपने सीढ़ी बनाई एक, फिर दूसरी सीढ़ी है, फिर तीसरी सीढ़ी है, और आप यहाँ पहुंच जाते हो। तो A, फिर उसके बाद सपोज ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, ये H है। तो मेरे को यहाँ से इस लेवल पे पहुंचना है, तो मेरे को ये पूरा रास्ता ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, और फिर वहां से C तक भी जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं WA ये वाला रास्ता कैलकुलेट करूं, ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट हो गया मेरा वर्क डन एक रास्ते से, पाथ नंबर, पाथ फर्स्ट हो गया, ये पाथ सेकंड है आपका, ये पूरा ये पाथ फर्स्ट है। तो पाथ सेकंड का वर्क डन कैसे निकालोगे, तो ये W2 यानी कि W ये इज इक्वल टू होगा आपका किसका किसका, WAD प्लस WDE प्लस WEF प्लस WFG प्लस WGH प्लस WHC। ये आपका वर्क डन होगा जाकर के पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब इनमें से डिफरेंट डिफरेंट टर्म की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इतने से इतने हाइट पे, ये आप हाइट h1 मान लो, ये हाइट h2 मान लो, और ये हाइट h3 अगर मान लो, तो देखिए h1 का मतलब यहाँ तक पहुँच गए, ये h2 का मतलब ये हाइट हो गई, और h3 का मतलब पूरा यहाँ तक हो गया। इतनी इतनी हाइट से मिलकर के पूरी ऊंचाई बन जाती है। बाकी तो सीढ़ियां इसलिए बनाई गई है ताकि आप पैर रख लो। तो अब इसमें देखिए W2 कैलकुलेट करने के लिए WAD, तो WAD जब हम कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। WAD में क्या होगा, mg फोर्स लगा के, वेट तो वेट mg ही है, उतने ही फोर्स लगा के आप ले जाओगे, तो mg इंटू h1, इतना वर्क डन आपका हो गया जाकर के यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब जब यहाँ से यहाँ, मेन चीज़ ये है, यही तो रास्ता लंबा लग रहा है, मेन चीज़ इसमें आती है कि जब आप यहाँ पर ले जा रहे हो इधर, तो आपका जो वेट है वो कहाँ काम कर रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके अगेंस्ट में तो आप ले ही नहीं जा रहे हो कुछ कि आपको ऊपर उठाना पड़ रहा है, आप तो इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो। तो इसका मतलब वर्क डन आप जो निकालोगे उसमें थीटा 90 पुट होगा, mg इंटू कॉस 90 पुट होगा, और कॉस 90 आपका 0। तो इसलिए ये वाला वर्क डन जो है आपका WDE वो कैंसिल हो जाएगा, 0। फिर WEF में जब ले जाओगे तो फिर वो mgh2 हो जाएगा, WFG में ले जाओगे तो वो फिर 0 हो जाएगा। W दिखाई दे रहा है फ्रेम में, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद FG 0 हो गया, WGH जब करोगे तो फिर mgh3 आएगा, और WHC करोगे तो फिर आपका वही 90 वाला केस बनेगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब इसमें जब ऐड करेंगे हम तो mgh1 प्लस mgh2 प्लस mgh3, यानी कि ये mg कॉमन, h1 प्लस h2 प्लस h3, और यानी कि ये h1 प्लस h2 प्लस mgh। तो देखिए उस रास्ते से भी वही वर्क डन आया और इस रास्ते से भी वही वर्क डन आया। इसका मतलब हमारा जो है वो दोनों सिचुएशन में, चाहे आप इस छोटे रास्ते से जाओ चाहे आप इस लंबे रास्ते से जाओ, आपका वर्क डन जो है वो सेम आता है। अगर कभी पूछ दे कि प्रूफ करो कि ये वाला जो फोर्स है आपका गुरुत्वीय बल, या प्रूफ करो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं उनका वर्क डन पाथ पे निर्भर नहीं करता है, तो उसके प्रूफ में आप ये एग्जांपल समझा सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है।
चलिए, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक देखे हैं। एक हमने देखा था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स, मतलब बल विस्थापन ग्राफ से कैसे निकालते हैं, और दूसरा ये हमने टॉपिक देखा संरक्षीय और असंरक्षीय बल क्या होते हैं। इस वीडियो को फिर यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।